मैंने अभी बड़ी से प्राइवेट जॉब ज्वाइन की। वो इतना हेक्टिक हो रहा था कि मैं किसी और बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। जो है पढ़ना रेगुलरली है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन सोचा कि मैं एग्जाम की तैयारी करते हैं और एक महीने बाद एग्जाम है। पर टीएनसी में मुझे पता है कि 100 क्वेश्चन आए हैं एक टेस्ट में, तो मुझे करने हैं। और मुझे सॉल्यूशन भी एक जगह जो इम्पोर्टेंट है वो लिखे हुए नीचे से दिख रहे हैं, जो उनके एक्सप्लेनेशन है। वो काफी हेल्पफुल होता था। सर, सबसे पहले मैंने टीएनसी के साथ टेस्ट सीरीज ली थी सर। तो मैंने डेडिकेटली 2 महीने बस एनएमएच जैकॉब पढ़ी, और जो टीएनसी के क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़े। और मैं शाम तक बैठ के बस उनके नोट्स बनाती थी। ये जॉब मुझे काफी पसंद है कि जब तक आप हॉस्पिटल में हो अपना बेस्ट दो और घर आके भूल जाओ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अपना टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोधा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट पटना। एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सीआरई से आज हम चर्चा करने वाले हैं और इनसे जानने वाले हैं, इनसे बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं स्नेहा जी। धन्यवाद सर, नमस्कार। एक बहुत ही जबरदस्त रैंक, डबल डिजिट आंकड़ा हासिल किए, ऑल इंडिया रैंक 97। कैसा लग रहा है? अच्छा सर, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है घर वालों को देख के कि वो काफी खुश है। और बिल्कुल वो खुशी आपके चेहरे पे भी नजर आ रही है। आज हम बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, आपसे संघर्ष की कहानी जानेंगे, किस प्रकार से आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल किया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो शुरू करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर, मेरा नाम स्नेहा बख्श है। मैं बिलोंग करती हूँ रानीखेत उत्तराखंड को। और जो मैंने अपनी स्कूलिंग है वो आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से करी, और कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट से करी। उसके बाद मैंने कोचिंग नीट के लिए, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ नर्सिंग के लिए, तो मैंने नर्सिंग बीएससी नर्सिंग की स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून से। अ, फिर मैंने अपने घर से काफी दूर है, तो मैंने वहीं पे अकेले रह के अपनी ग्रेजुएशन की थी। पहले 2 साल तो लॉकडाउन में रहे। उसके ओके, बाद फर्स्ट 2 इयर्स आपने लॉकडाउन में गुजारे हैं और उसके बाद सेकंड 2 इयर्स जो आपने कंटिन्यूसली स्टडी की है। बहुत ही अच्छी बात है। आपने अपना इंट्रोडक्शन रांची यानी कैंची धाम से आते हैं, तो मैं बिल्कुल कैंची धाम से आने वाले को बिल्कुल मैं उनका भक्त यहाँ से मैं नमस्कार भी करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। और वहां से आप आते हैं और आप देहरादून में रहकर अपनी जो नर्सिंग की आपने कंप्लीट की है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साल आपने लॉकडाउन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गुजारे, फिर थर्ड ईयर फोर्थ में आपने कंटिन्यूसली स्टडी की, तो क्या आप उसी समय से प्लान बना किया करना थी? तो क्योंकि नीट की कोचिंग आपने की थी, उसके बाद डॉक्टर्स बनने का जो सपना है, इस बार जो सपना सोचा था कि हाँ नर्सिंग में भी बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है, तो प्लानिंग कब से बना ली थी? फिर मुझे जब मैंने नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन किया, तो जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है यही कि हम नीट की तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, उस नर्सिंग करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के तो एग्जाम्स आ गए थे और मुझे पता नहीं था सब्जेक्ट है। वो मैंने बड़ी मुश्किल से कॉलेज के एग्जाम्स पास किए, जस्ट नर्सिंग में। फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा लगा कि सब्जेक्ट से ओरिएंटेशन हुआ। जब मैं थर्ड ईयर में गई तो मुझे हॉस्पिटल ड्यूटीज में इन सब लगा कि नहीं, नर्सिंग में बहुत कुछ है करने के लिए अगर आप करना चाहो तो। मैंने अपने सीनियर्स को देखा और मुझे लगा कि ये प्रोफेशन काफी अच्छा है। और जो डॉक्टर बनने का सपना था वो इसलिए था क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्रेस्टिजियस है। ये जॉब मुझे काफी पसंद है कि जब तक आप हॉस्पिटल में हो अपना बेस्ट दो और घर आके भूल जाओ कि क्या हुआ हॉस्पिटल बिल्कुल, में, आपको कोई कॉल भगवान नहीं कर। भगवान ने आपके लिए प्रोफेशन चूज करके रखा था कि भाई बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, एक नोबेल और उस प्रोफेशन में आपको भेजा है और बहुत ही अच्छी बात है। और उस प्रोफेशन में हम लोग बिलोंग करते हैं, हमें गर्व है ऐसे प्रोफेशन पे। बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तैयारी की जो शुरुआत है, जो आपने सपना देखा था कि मुझे नहीं कुछ करना तो बड़ा ही है, तो वो तैयारी की शुरुआत कैसे की? तैयारी शुरुआत तो मेरे बचपन से ऐसा था। मैं स्टडी करती थी, मैं कभी भी शैलो स्टडी नहीं करती थी। अगर मुझे मैं कंसिस्टेंट नहीं पढ़ती थी, पर अगर मुझे पता है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ना है तो मैं उसको पूरा अच्छे से पढ़ूंगी, वरना नहीं पढ़ूंगी। तो ये कहीं मेरा प्लस पॉइंट भी था, मेरा नेगेटिव पॉइंट भी हमेशा होता था ये चीज। मतलब जैसे एग्जाम्स में होता था यूनिवर्सिटी के कि आप ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ो तो मार्क्स आ जाते थे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं तब भी बहुत सारी बुक्स रेफर करके पढ़ती थी। ये शुरुआत तब हुई नर्सिंग में जब थर्ड ईयर में हमारे स्टेट में पहली बार ट्यूटर फॉर्म निकला। और हमारे कॉलेज में एज अ ट्यूटर काफी यंग टीचर्स ने ज्वाइन किया। तो वो काफी मोटिवेटिंग फैक्टर, उनका काफी हम पे एम्फेसिस होता था।
उनने बताया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगी। अंकित सर हैं हमारे एक पीडियाट्रिक्स के, उन्होंने बहुत अच्छी हमें पीडिया पढ़ाई। मतलब उनकी पीडिया पढ़ के हमें पता चली अच्छा ऐसा पढ़ना होता है। उससे पहले मैं खुद से पॉटर पेरी मतलब काफी बुक्स पढ़ के इन्वॉल्व हो जाती थी। बहुत लंबा प्रोसेस होता है जब आप खुद से पढ़ते हो। मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत कैसे पढ़ना है, फिर यूट्यूब पता चला। ओके, मैं पहले तो इस इंटरव्यू में से पहले जो लाइन बोलूंगा, मैं अंकित सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ टीएनसी फॉर्म के माध्यम से, कि बहुत ही अच्छी बात है आपने जो आज जो आपने काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, और आपकी वजह से टॉपर्स निकले हैं। तो बिल्कुल आपने मोटिवेशन दिया, ऐसे ही आप हमेशा मोटिवेशन देते रहे, और जो जितने भी बच्चे हैं नर्सिंग कर रहे हैं आपकी गाइडेंस में, वो बच्चे हमेशा टॉपर्स बने। तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, और मैं सैल्यूट करता हूं आपके मोटिवेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय वो इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो मेरा थैंक यू उनको जरूर जरूर जाएगा। तो अब मैं आगे की स्टार्ट करता हूं कि आपने वहां से जब शुरुआत की, आपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अपना बेसिक कंसेप्ट बनाना शुरू किया, फिर आगे आपने कैसे सोचा कि अब मुझे कोई कोचिंग करनी चाहिए, मुझे ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, मुझे कोई ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए, किस प्रकार से नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपने बनाई? सर थर्ड ईयर एंड में मैंने थोड़ा कॉलेज टाइम पे तो ऑनलाइन कोचिंग ही ऑप्ट कर सकते हैं, तो थोड़ी ऑनलाइन वीडियोस मैंने देखना शुरू किया था और ऑनलाइन मैंने रेफर किया था थर्ड ईयर में। तो ग्रेजुएशन खत्म हुई तो मैंने ऐसी लंबी लंबी वीडियोस देखी और उनके नोट्स थे। तो जब मैं फोर्थ ईयर के बाद प्रिपरेशन करने गई तो मुझे लगा कि ये वीडियोस तो मुझे देखनी पड़ेंगी अगर मैं इतनी लेंथी वे में पढ़ूंगी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिनको पता हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी थ्योरीज पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद ऐसे मैं टीएनसी से बहुत ही जबरदस्त बात है कि टीएनसी जो जुड़ा है कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसके साथ आपने टीएनसी का जुड़ा। टीएनसी के साथ आपने कौन सा प्लान परचेज किया था? सर सबसे पहले मैंने टीएनसी के साथ टेस्ट सीरीज ली थी सर। तो मैंने डेडिकेटली 2 महीने बस एनामा जैकब पढ़ी और जो टीएनसी के क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़े, और मैं शाम तक बैठ के बस उनके नोट्स बनाती थी क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि वैसे तैयारी का फेस बहुत प्रेशर देता है। पर आपको ये ट्रस्ट आ गया कि आप सही जगह पे हो और आप सही कर रहे हो, तो मैं बस लिखती थी। तो मुझे लिख के ऐसा होता था कि मेरी एंजाइटी होती थी और मुझ पे माइंड पे प्रेशर नहीं होता था कि मैंने चीज लिखनी है। वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जब आप लिखते हो तो आपको याद रहती है और ओके, आपको सोने से पहले एक बार रीडिंग करती हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे लगातार इस बार जो पेपर, जो सीआरई का पेपर था, कहीं ना कहीं बच्चों के आपने कमेंट भी देखे, आपने खुद ने बहुत इस बार पेपर भी दिया था, तो दो ही टॉपिक्स मेनली किए गए। पहला एचआईवी एड्स के बारे में ज्यादा किया गया, दूसरा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में ज्यादा फोकस किया गया। तो पेपर था तो नहीं लगा कि यार दो टॉपिक से पेपर आ गया, इस बार तो मैं सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया है, तो कैसे कॉप अप किया? फिर एक्चुअली मुझे लगता है प्लस पॉइंट इस बार रहा कि इस पेपर को मैंने सीरियसली नहीं लिया था। मैंने अभी बड़ी से प्राइवेट जॉब ज्वाइन की, वो इतना हेक्टिक हो रहा था कि मैं किसी और बारे में सोच ही नहीं पा रही। तो जब इसका एग्जाम था मैंने अपनी इंचार्ज से ऑफ के लिए बोला तो थे नहीं, तो मैंने उनसे बोला आप मेरी नाइट ड्यूटी लगा दीजिए, मैं मॉर्निंग में मेरा एग्जाम है, मॉर्निंग में एग्जाम देके आ जाऊंगी। तो जब मैं बाहर गई थी, सेंटर के बाहर पे खड़ी हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने तो 1-2 महीने से पढ़ाई छोड़ी हुई है। मैं इन बच्चों के सामने कहाँ पे स्टैंड करती हूँ जो जैसे इतने रेगुलरली लाइब्रेरीज जा रहे हैं, डेली घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं अपने घर की बड़ी थी तो मुझ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि घर पे नहीं बैठ सकती तैयारी करने के लिए। वो काफी घर वालों को भी प्रेशर देता है मेंटली। और मेरी छोटी सिस्टर भी नर्सिंग से है तो हम दोनों ने जस्ट साथ में पास आउट किया, तो दोनों लोग घर पे तैयारी के लिए नहीं बैठ सकते। तो इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन की। जब मैं एग्जाम देने गई तो मैंने बिल्कुल कैजुअली दिया, और जब मैं रिजल्ट चेक कर रही थी तो मुझे ऐसा था कि 20,000 30,000 में रैंक आएगी कि बच्चे बाकी इतना पढ़ रहे और मैंने नहीं पढ़ा। तो वो एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि लगातार जब आप प्रैक्टिस करके रखते हैं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं चीजें बिल्कुल चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई
हाँ ठीक है, थोड़ा बीच में गैप भी आता तो वो कॉप अप हो जाता है, और वही चीज आपके साथ हुई है, बहुत अच्छी बात है। टीएनसी के साथ आप जब लगातार एग्जाम दे रहे थे, टीएनसी के साथ आप मेहनत कर रहे थे, तो टीएनसी की सबसे अच्छी चीज क्या लगती थी आपको? तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इतने क्वेश्चंस मतलब डेली ला रहे हैं। वो अगर हमें खुद से करने हो क्वेश्चंस, अगर मैं टारगेट हाई लेके बैठूं तो मैं 50 क्वेश्चन नहीं कर पाती, क्योंकि फिर मैं भटक जाती हूँ। फिर मैं सोचूंगी अच्छा ये टॉपिक है, इसका मैं थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, थोड़ा गूगल कर लेती हूँ, थोड़े नोट्स बना लेती हूँ। पर टीएनसी में मुझे पता है कि 100 क्वेश्चन आए हैं एक टेस्ट में, तो मुझे करने हैं। और मुझे सॉल्यूशन भी एक जगह जो इम्पोर्टेंट है वो लिखे हुए नीचे से दिख रहे हैं, जो उनके एक्सप्लेनेशन है। वो काफी हेल्पफुल होता था। बहुत ही जबरदस्त बात बोली है कि भटकने की जरूरत नहीं है, फिक्स जगह पे फिक्स चीजें मिलती है और इम्पोर्टेंट क्वालिटी कंटेंट मिलता है, तो सिलेक्शन होना 100% बनता ही बनता है। बहुत ही जबरदस्त बात। माइनस मार्किंग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे कंट्रोल की जाए। फिर मैं तो रिस्क टेकर हूँ। मैंने यूपीएससी के ईएसआईसी का एग्जाम दिया था, उसमें मैंने 149 को अटेम्प्ट किए थे 150 में। तो ओके। क्योंकि मुझे ऐसा टीएनसी के टेस्ट दे दे के मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, जैसे मुझे लगता था कि टीएनसी के टेस्ट बहुत हार्ड है और मैं इसमें थोड़ा बच बच के चल रही हूँ, कम क्वेश्चन कर रही हूँ, तो स्टिल मेरे नेगेटिव होते थे, पर मेरी रैंक ठीक आती थी। पर जब इजी टेस्ट आता था, मैं ज्यादा अटेम्प्ट करती थी और मुझे लगता था मेरा पेपर सही गया, तो मेरी रैंक पीछे आ जाती। तो मुझे एक बात रियलाइज हुई कि आपको क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, नेगेटिव का जो परसेंटेज है, नेगेटिव उतने होने ही है चाहे आपको क्वेश्चन आ भी रहे। तो इसलिए मैंने ईएसआईसी में भी रिस्क लिया था, उस पे फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था। और पर नॉर्सेट थोड़ा मेरे लिए खराब रहता है, मैंने जब नॉर्सेट दिया तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया नॉर्सेट। ओके। इस देखो बहुत अच्छी बात है, देखो रिस्क लेते हैं और हर एग्जाम अपने लिए नहीं बना होता है। कई बार ऐसा होता है कि कई एग्जामों में फेलियर झेलना पड़ता है, कई एग्जामों में कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते हैं तो कई एग्जामों में रैंक भी आती है। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है कि पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो 101% सफलता मिलती ही मिलती है, और वो आपके साथ हुई है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो एमसीक्यू बेस्ड जो आप कंटिन्यूसली देख रहे थे टेस्ट सीरीज के अलोंग विद, तो कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। वो तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, मुझे लगता है थ्योरी क्लास से ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप वीडियो एमसीक्यू लेक्चर देखो, क्योंकि आपका दिमाग वहां पे एक्टिवली काम करता है। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, खुद से सोच रहे हैं, ऑप्शन जब तक लिख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर आपका गलत हो रहा है तो आपको उसी समय रियलाइज हो रहा है कि ये मेरा गलत हुआ है। तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ओके, एडवांस सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है? सर मुझे लगता है वो लोग सारे अनलकी हैं जिन्हें शुरू से नहीं, मुझे लगता है कॉलेजेस में एंट्री लेते हुए बता देना चाहिए कि यूट्यूब पे एक एडवांस सीरीज अवेलेबल है, तो आप सबको देखनी है कॉलेज के साथ। मुझे इतना रिग्रेट होता है कि मुझे 4th ईयर के बाद पता चला एडवांस सीरीज का। ओके, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी बात है, आप सारे बच्चों को ये बता रही है कि कॉलेज में एडमिशन से ही आपको वीडियो एमसीक्यू की एडवांस सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि टीएनसी की एडवांस सीरीज तो 101% हर बच्चे को देखनी है, जिससे उसका नॉलेज एक बहुत ही टॉप पर यानी एडवांस लेवल पे पहुंच जाए। और देश स्तर की एडवांस सीरीज सारे जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो वो जरूर जरूर देख ले। देखने के बाद पता लगेगा कि हाँ, जो स्नेहा ने बताई जो बात है उसमें वाकई में दम है। बहुत शानदार। अब मैं लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही शानदार। मैं स्नेहा जानना चाहता हूँ कि आपके जो जूनियर्स हैं, आपको इस समय देहरादून से भी देख रहे हैं, पूरे भारत से देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि स्नेहा आपने जो मेहनत की है, सारी चीजें की है, गलतियों से आपने सीखा है, तो क्या आपका गाइडेंस रहेगा? क्या आप कहना चाहेंगे कि मैं किस प्रकार से पढ़ूं जिससे हमारी जो आने वाले समय एग्जाम हो रहे हैं उसमें एक अच्छी रैंक आ जाए? सर पहले तो ये समझना होगा कि शॉर्ट टर्म पढ़ाई शायद किसी के लिए बेनिफिशियल हो जाए, पर जो लॉन्ग टर्म पढ़ाई होती है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आपको जो है पढ़ना रेगुलरली है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन सोचा कि मैं एग्जाम की तैयारी करते हैं और 1 महीने बाद एग्जाम है तो क्लियर हो जाए, वो शायद कुछ लक लोगों का होता हो। पर मेरा जो मानना है कि कंटिन्यूअस प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए और 2 हिस्सों में बांटनी चाहिए। 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोच लेनी चाहिए और उतनी ही 50% खुद लेनी चाहिए। ऐसे बहुत डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि अब हमने ये चीज ज्वाइन कर ली तो हो जाएगा। अगर काफी लोग होते हैं टेस्ट सीरीज लेते हैं
क्वेश्चंस नहीं करते रहे। अगर टेस्ट सीरीज ली है तो उसको पूरा करो। फिर वो एक फॉल्स परसेप्शन हो जाता है, मैंने कोचिंग ली पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोचिंग अच्छी नहीं। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त सजेशंस है कि मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत, वो डेडिकेशन के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो 101% आपका सक्सेस मिलेगी। आपने बताया कि 50% बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट होने के बाद ऐसा नहीं कि क्वालिटी कंटेंट से सब कुछ हो जाएगा। बच्चे को भी उतनी ही मेहनत करनी है कि उससे ज्यादा रिविजन करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मैं टेस्ट को सबमिट कर लेता हूँ और मैं बाद में देख लूंगा, तो बाद हमेशा बाद ही रहता है, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। टेस्ट को आपको देना पड़ेगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा और उस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो 101% सिलेक्शन होता ही होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने इस चीजें बताई है और बहुत ही शानदार तरीके से आपने सजेशंस दिया है। उस इंटरव्यू में आपने बहुत सारी चीजें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से रानी खेत से आते हैं, केची से आते हैं, उस धरती का नाम, साथ ही साथ जहां से आपने पढ़ाई की है, देहरादून के जो कॉलेज है, वहां पे जितने भी गुरुजनों ने आपको पढ़ाया, उन गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ जिस गुरुजन ने आपको राह दिखाई है, उन गुरुजन का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।